Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 2 solution. This is your part 5. Today my topic is mole fraction. Mole fraction. इसके पहले हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए थे, सारे टॉपिक्स लगभग पढ़ लिए थे। और आज के टॉपिक में हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम चाय से नोट करते हैं, चाय, और इसका सिंबल होता है इस टाइप का, ये होती है चाय, जिसे एक्स होती है, कैपिटल एक्स होता है, उसी टाइप का एक सिंबल है, इसको बोलते हैं चाय। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना बहुत ही इजी है। सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कंपोनेंट ए मिक्स किया है और हमने कंपोनेंट बी मिक्स किया है। दो कंपोनेंट हमने मिक्स किया। आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा कंपोनेंट ले सकते हैं, बी, सी, डी, ई, जितना चाहे उतना कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं। तो इस कंटेनर में हमने दो कंपोनेंट यहाँ पे मिक्स किया है, ए और बी, और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। दोनों को मिक्स करने पे हमारा बनेगा सॉल्यूशन। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मोल, यहाँ पे वर्ड जो है मोल है, मोल वर्ड है, यानी कि जो हम कंपोनेंट यूज करेंगे उसको मोल से डिफाइन करके यूज करेंगे, यानी कि उस कंपोनेंट में हमने मोल वर्ड का यूज करना ही है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट ए है, मान लेते हो कंपोनेंट ए ना होके मोल ऑफ ए है, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मोल ऑफ ए है, यहाँ पे मोल ऑफ बी है। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा मोल ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि अगर हमको पता करना हो कि इस पूरे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, यानी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो हम क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन को चाय से नोट करते हैं, या आप पूरा लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। अगर हमको ऐसे ही मोल फ्रैक्शन हमको बी का निकालना होगा, बी का, तो हम कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट्स बी का कंपोनेंट का मोल लेंगे, तो मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये Na प्लस Nb। तो इस तरह से हम मोल को डिफाइन कर लेते हैं। अगर दोनों मोल फ्रैक्शन दोनों का, मोल फ्रैक्शन अगर ए है और प्लस मोल फ्रैक्शन हमारा बी है, यानी कि दोनों की मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कुछ आ गई, इसकी वैल्यू कुछ आ गई, तो इसको हम प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 आती है। ऑलवेज कम इन 1, हमेशा 1 आती है। यानी कि आप चाहें तो इसके आंसर को अपने खुद से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आप इससे खुद आइडिया अपना लगा सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन लिख सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the ratio of number of moles, the ratio of number of moles, the ratio of number of moles of one component, मतलब मतलब हम एक ही कंपोनेंट का एक टाइम में निकालेंगे ना, रेशियो देखिए, वन कंपोनेंट, मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। हमने दो ही कंपोनेंट लिया है, ए और बी। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, या आप निकालना होगा तो
कोई एक टाइम में एक ही कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए लिखा गया यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all component in solution। तो सॉल्यूशन में जिसका कंपोनेंट हमको निकालना है उसका वन कंपोनेंट का मोल अपान टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट का रेशियो हमारा बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। तो इसी को बोलते हैं हम मोल फ्रैक्शन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन is denoted by चाई, यानी कि इसको हम डिनोटेड बाई चाई, ये सिंबल है चाई जिसको हम CHI से इसका नेमिंग CHI देते हैं, यानी जिसको बोलते हैं चाई। यानी कि सपोज लिख सकते हैं, जो अभी हमने बताया था वही सब सारे टॉपिक है। सपोज वी हैव टू कंपोनेंट इन कंपोनेंट A एंड B, मान लेते हैं A एंड B इन सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, किसी भी सॉल्यूशन में मान लेते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दो कंपोनेंट हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ मोल, मोल के टर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मोल को हमने n से रिप्रेजेंट किया है। तो देयरफॉर तो कंपोनेंट ऑफ A, यहाँ लिख सकते हैं मोल ऑफ कंपोनेंट A, क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन Na। लिख सकते हैं मोल ऑफ कंपोनेंट B इक्वल टू लिख सकते हैं NB। हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो हम टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। बताइए, आप खुद सोचिए कि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो जो हमारा जो कंपोनेंट है A और B, यानी कि Na एंड NB, इनको हमको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा Na प्लस NB, ये हो जाएगा। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। आपको इसका पहले इसको समझा ही दिया था, तो ये मैंने इसको बहुत बेटर तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, कोई डाउट नहीं भी होनी चाहिए। और फिर इसके बाद इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लीजिए, इसके बाद इसका हम फार्मूला चेक करते हैं। चलिए, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, मैं इसका फार्मूला बनाता हूँ। देखिए, मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं और जिसका मोल हमने मोल में ही लिया था Na NB, और उन दोनों को हमने टोटल किया था तो Na प्लस NB बना था। ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बना था। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, यानी कि लिखेंगे अगर मोल फ्रैक्शन हमको निकालना होगा, फ्रैक्शन ऑफ A, कंपोनेंट A का निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन को हम चाय से जोड़ करते हैं। ये चाय का सिंबल है और A है तो A लगा देंगे, यानी कि और A का निकालना होगा तो मोल्स ऑफ A लिखेंगे, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। यानी कि आप चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, ये भी बेटर है आपका। लिख सकते हैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमको B का निकालना होगा, ऑफ B, यानी कि चाय
बी इक्वल टू, बी का निकालना होगा तो बी वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यानी कि मोल्स फ्रैक्शन मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि इसको लिख सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये तो पूरा हो गया, ये तो कंपोनेंट ए और बी के लिए हो गया। तो अगर आप इसको बोलेंगे कि सर अगर इसको हम इसे फार्मूले में ना इंडिकेट करके हम अगर सिंपल वे में इंडिकेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल वे में इंडिकेट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल numbers of moles of all components in solution इसी को हम चाहे तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसी से इसको बनाया था। जैसे मोल्स ऑफ कंपोनेंट लिखा है और वो कंपोनेंट किस में होगा, सोल्यूशन करना होगा। मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो मोल्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए है तो हमने एन ए मान लिया, और टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी ही है, यही तो मिलकर सोल्यूशन बना है, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे बी का निकालेंगे तो एन बी अपान ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो ये हमारा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। हम बी का भी ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं, तो मोल्स ऑफ ए अपान टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको अभी ये और बेटर समझ में आएगा जब इसे हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं, इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट कर लेते हैं। यूनिट में हम देखेंगे अगर हमको यूनिट निकालना होगा, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यही सब इम्पोर्टेंट है, ये सब 1 नंबर में पूछे जाते हैं। मोल फ्रैक्शन, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, अगर मोल्स ऑफ कंपोनेंट है तो इसकी यूनिट मोल ही होगी, क्योंकि मोल की यूनिट मोल ही होती है किसी, ये मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ये भी मोल में है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल होगी। मोल से मोल कट जाएंगे, यानी कि ये यूनिट लेस हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आप ए बी नहीं, इसमें बहुत सारे अगर कंपोनेंट हो तो उन सब का भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब ए है, बी है और मान लेते हैं सी भी आ गया, यानी कि एन ए आ गया, एन बी आ गया और एन सी आ गया, मतलब 3 कंपोनेंट हैं। तो अगर हमको 3 कंपोनेंट होगा तो उस समय अगर बोला जाएगा कि हमको मोल फ्रैक्शन निकालिए किसका, ए का, तो उस समय हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल्स ऑफ ए निकालेंगे। 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट को हम प्लस कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अगर हमको बोला जाए कि बी का निकालिए तो बी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी यहाँ पे लिखेंगे और सारे कंपोनेंट को हम प्लस कर लेंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सी का निकालना होगा तो सी यहाँ पे लिखेंगे और मोल्स ऑफ सी यहाँ पे हो जाएगा और आपका फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहें तो जितनी अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर जितनी चाहें उतनी कंपोनेंट दिया हो, ठीक है, तो हम सबका मोल्स फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट लिख सकते हैं, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट सॉरी यहाँ लिख सकते हैं ऑल कंपोनेंट इक्वल टू 1, यानी कि कैसे आएगा, अगर मोल फ्रैक्शन हमारा ए है और मोल फ्रैक्शन हमारा बी है, 2 है ये, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये आपकी फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में।
आपको अगर आपको पता है कि मान लेते हैं कि अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन पता चल गया हो तो हमको बी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 1 में से क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे तो हमारा बी निकल जाएगा। कैसे आ जाएगी, अगर हमको मोल फ्रैक्शन बी निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए। ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। या आपको मोल फ्रैक्शन ए निकालना हो, ठीक है, तो अगर बी का मोल फ्रैक्शन पता हो तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी हो जाएगा। यानी इस तरह से आप चाहें तो दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का हमने एग्जाम्पल से लगा रहे हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट भी दिया है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल, जिसका फार्मूला भी दे रखा है C2H6O2। ये एथिल ग्लाइकॉल का फार्मूला है। इन सॉल्यूशन containing 20% of ethyl glycol C2H6O2 by mass ये क्वेश्चंस दिया है, आप इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। अब यहाँ पे सोचेंगे कि परसेंटेज क्या देके ये कंफ्यूज किया है। तो परसेंटेज देके आपको कंफ्यूज नहीं किया है। ये यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। तो एथिल ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो यहाँ पे एथिल ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन के अंदर, जो कि 20% एथिल ग्लाइकॉल है बाई मास। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर 20% एथिल ग्लाइकॉल प्रेजेंट है बाई मास। यानी कि अगर 20% है तो हमको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन हमारा 100% का होगा। तो लिख सकते हैं कि एज्यूम दैट द सॉल्यूशन कंटेन, या ऐसे लिख सकते हैं वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमको पता है अगर 20% एथिल ग्लाइकॉल है तो हम मान सकते हैं कि मेरे पास बाई मास है। तो मास मतलब हम छोटा यूनिट यूज करेंगे, ग्राम वाला ग्राम में यूज कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा टोटल 100% का होगा, या 100% लिख लीजिए यहाँ पे 100% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, बाई मास सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन होगा हमने एज्यूम किया है 100% बाई मास है। तो बाई मास है तो हम बाई मास है तो मास की सबसे छोटी यूनिट ग्राम यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसको भी हम ग्राम में यूज करेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हमारा मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट, यानी कि देखिए इसमें एक एथिल ग्लाइकॉल है और दूसरा कोई एक सॉल्यूशन है। तो हम इसमें दो ही कंपोनेंट होगा। मान लीजिए कंपोनेंट ए है, एक एथिल ग्लाइकॉल, यहाँ लिख सकते हैं C2H6O2। एक एथिल ग्लाइकॉल है, दूसरा क्या होगा, वाटर होगा हमारा। जब एक की वैल्यू दिया हो 20%, दूसरा ना दिया हो तो उसको हम वाटर मान लेंगे। तो टोटल हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है। 100% में है लेकिन बाई मास है, तो बाई मास में हम ग्राम में ही यूज करेंगे। तो 100 ग्राम का है, जो कि एथिल ग्लाइकॉल दिया है 20% बाई मास। तो 20% बाई मास दिया है, तो बाई मास दिया है तो मास की जगह पे मास के लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे। तो 20% को 20 ग्राम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और वाटर का हमको दिया नहीं है कि वाटर की परसेंटेज कितनी होगी। तो आपको पता है कि 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम अगर एथिल ग्लाइकॉल है तो 80 ग्राम आपका वाटर होगा। यानी कि अगर हम निकालें
तो ये 80 ग्राम आएगा, यानी कि अगर वाटर का निकालें तो वाटर आ जाएगा आपका 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम इक्वल टू 80 ग्राम आपका वाटर आ जाएगा। तो उसके बाद हमको ये सब पता चल गया कि इस पूरे सॉल्यूशन में हमारा क्या था, एथिल ग्लाइकॉल था जो 20% था और वाटर था जो क्या थी 80% था। ये हमको पता चल गया। दो कंपोनेंट मिल गए, एक एथिल ग्लाइकॉल एक वाटर। अब मान लेते हैं ए हमारा एथिल ग्लाइकॉल है और बी क्या है, वाटर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एन दिया है, एन का मतलब होता है मोल, और मोल का मतलब एन का मतलब होता है मोल, मोल एन का मतलब मोल, यहाँ पे एन लिख सकते हैं। और मोल को लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास, मोलर मास, एन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो एन की वैल्यू हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी कि मोलर मास मतलब जानते हैं मोलर मास तो आपको क्लास 11 में ही पढ़ाया गया होगा। तो अगर हमको मोल निकालना होगा कंपोनेंट ए के लिए कंपोनेंट बी दोनों का मोल निकालना होगा, यानी कि एथिल ग्लाइकॉल का निकालना होगा वाटर का भी। तो हम अगर मोल्स ऑफ एथिल ग्लाइकॉल ए निकालें, ए मतलब मान लेते हैं एक कंपोनेंट क्या है, ए का मतलब एथिल ग्लाइकॉल C2H6O2 का निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे मास ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। तो मास क्या हो जाएगा, 20 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल का दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी सारी वैल्यू लिख लें पहले, तब आपको और बेटर समझ में आएगी, तब इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे लिख सकते हैं मोल, यहाँ पे एक तरह लिख लेते हैं कि आपको भूलेगा नहीं। मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास, इसलिए इसको मोल की जगह पे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे तो आपको पता ही चल गया है कि एथिल ग्लाइकॉल 20 ग्राम है और वाटर क्या है 80 ग्राम है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, बस यहाँ पे लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या है, एथिल ग्लाइकॉल है और क्या है, वाटर है। सॉल्यूशन अगर 100% का है तो एथिल ग्लाइकॉल आपका 20% गिवन है और ये हो जाएगा 80%, तभी तो आपका 100% होगा। तो अगर बाई मास दिया है तो इसको ग्राम में यूज़ करिए, ये ग्राम हो जाएगा। ये भी बाई मास दिया है तो ग्राम में होगा, तो ये भी 100% क्या होगा, ग्राम में ही आएगा। तो आपको ये पता चल गया। तो हमको अब हम मोल निकालना है, तो मोल में मास होगा और मोलर मास होगा। तो हम पहले निकालेंगे मास ऑफ एथिल ग्लाइकॉल C2H6O2। तो मास कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। तो मोलर मास निकालेंगे इसका, मोलर मास ऑफ एथिल ग्लाइकॉल C2H6O2। तो मोलर मास में इनके जितनी भी एटम्स हैं सारे एटम्स को हम ऐड कर लेंगे, उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो कार्बन का होता है 12 और 2 कार्बन है तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस हाइड्रोजन को होता है 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन को होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम मास अपन मोलर, देखिए मास भी निकालिए, मोलर मास भी निकालिए, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ C2H6O2, तो ये हो जाएगा 20, देखिए फार्मूला मास अपन मोलर मास, तो 20/62, ये ग्राम में है और ये क्या है, ग्राम मोल इनवर्स में है। ये हो गया, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो मोल में ही आएगा, ये वैल्यू सीधे सीधे आप मोल में ही लिख सकते हैं, इतना मोल। ठीक है। अब ऐसे सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। हमको मास निकालना पड़ेगा वाटर का, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर 80 ग्राम दिया है। अब मोलर मास निकालेंगे, मास ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 18 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसका भी हम मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ एथिल ग्लाइक वाटर, मोल ऑफ वाटर निकाल सकते हैं।
ये 2 है। मोल ऑफ वाटर निकाल लेंगे तो मास 80 अपन मोलर मास कितना हो जाएगा 18। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, यानी कि भी क्या होगा मोल। तो ये हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए हमारी 2 वैल्यू निकल गई, ये और ये। तो ये मोल्स ऑफ ए हो गया, ए को हमने माना था क्या, ए को माना था एथिल ग्लाइकल, और ये बी है, बी को हमने वाटर माना था। ठीक है, सारी वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हमको दिया, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इतना ही। तो निकालना है आपको मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, एथिल ग्लाइकॉल। देखिए मोल फ्रैक्शन किसका करना है, एथिल ग्लाइकॉल का। तो मोल फ्रैक्शन यानी कि चाई किसका निकालना है, एथिल ग्लाइकॉल C2H6O2। तो क्या निकालेंगे, तो जब इसका दिया तो इसकी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 20/62, ये है टोटल अपन। और फिर देखिए, और फिर नीचे क्या है Na + Nb, तो Na की वैल्यू तो हम यही हो जाएगी 20/62 प्लस Nb यानी कि वाटर हो जाएगा 80/18, ये हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसकी आंसर आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगी ये आ जाएगा आपका, देख लेते हैं। अब इसको भी कल हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.322 अपान, ये इसका भी यही आ जाएगा 0.322 प्लस इसका आ जाएगा आपका 4.44। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन C2H6O2 का आ जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 0.322 अपान, इसको प्लस करेंगे तो प्लस में करेंगे तो आ जाएगा आपका, कर लीजिए प्लस, तो ये 4 आता चला जाएगा। तो इसको प्लस करके चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो इसकी हमारी वैल्यू आज इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4.762, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.068 आ जाएगा, ये आ जाएगी ये वैल्यू। तो आपका यही मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल हो गया। अगर आप चाहें तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहें किसका, अगर मोल फ्रैक्शन अगर निकालना चाहें वाटर का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख सकते हैं, वाटर। तो या तो ऐसे पूरा पुटअप करिए वाटर की वैल्यू पहले। अब क्या करेंगे 80/18, ये वाटर की वैल्यू है तो इसको ऊपर रखेंगे, फिर नीचे वाले को ऐसे ही प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, या सीधे सीधे कर सकते हैं कि अभी हम फार्मूला बताए थे कि जब एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस पहले वाली वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ एथिल ग्लाइकॉल, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना आया 0.068 आया है, और इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.932, ये तो ये मोल से कट जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट लेस से होती है, आपको पता है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अगर आपको पता है, अगर आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो हम आपको बताए थे कि इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी 1 आनी चाहिए। तो दोनों प्लस करके चेक कर लीजिए, वैल्यू आपका 1 आएगा। तो इससे पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट्स पर मिलियन, ppm इसको पढ़ते हैं, जिसको हम फुल नेम में पार्ट्स पर मिलियन पढ़ते हैं। तो ppm हम यूज क्यों करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब 1 मिलियन में आपको पता होगा 10⁶ होते हैं वैल्यूज इसकी। 1 मिलियन इक्वल टू 10⁶ वैल्यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पार्ट्स पर मिलियन में 1 मिलियन में होता है 10⁶, यानी कि इसको बोलते हैं 10 लाख। अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन में टोटल 10 लाख होते हैं, 10 लाख, ठीक है।
तो 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में, तो उसी को यहाँ पे 10⁶ लिख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। हम पार्ट्स पर मिलियन यूज कब करते हैं? जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है बहुत ट्रेस क्वांटिटी में होती है। ट्रेस क्वांटिटी में लिख सकते हैं कि व्हेन सॉल्यूट, लिख सकते हैं व्हेन अ सॉल्यूट is present in trace quantities। अगर सॉल्यूट क्या होगा, ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन से। इन सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हम एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। लिख सकते हैं कि इट इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस, लिख सकते हैं एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड concentration in parts per million, तो इनके एक्सप्रेशन को हम पार्ट्स पर मिलियन से एक्सप्रेस करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन में होता क्या है, इसको पीपीएम को हम डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all component ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया ऑफ सॉल्यूशन इनटू, देखिए पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू है तो मिलियन में वह क्या होता है 10⁶ वैल्यूज होती है, तो इंटू 10⁶ ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि हमारे पास टोटल जो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में किसी एक पार्ट की बात किया जाए। जैसे अभी मोल फ्रैक्शन निकालते थे तो मोल फ्रैक्शन में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट लिखते थे, वही सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे पार्ट यूज़ कर देना है और यहाँ पे बस 10⁶ यूज़ कर देना है, तो ये आपका पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये होती है पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि पूरे सॉल्यूशन के कंपोनेंट में अगर जितना पार्ट्स एक या दो कंपोनेंट्स का होगा कितने में 10⁶ मिलियन में, तो उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एक नाम है पार्ट्स पर मिलियन। अगर इसको एक्सप्रेस को हम समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। अगर दिया है 5.8 ppm मीन्स क्या होगा, ये दिया है 5.8 ppm मीन्स क्या होगा, तो हमको पता है कि 5.8 ग्राम जो कंपोनेंट होगा वो 10⁶ में प्रेजेंट होगा। 10⁶ सॉल्यूशन में क्या होगा, मतलब 1 मिलियन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। यानी लिख सकते हैं इट मीन्स 5.8 ग्राम आर प्रेजेंट इन 10⁶, यानी कि 1 मिलियन, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मिलियन, इसको लिख सकते हैं 10⁶ ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 5.8 ppm का मतलब ये हो गया 5.8 ग्राम ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हूँ मैं, इसको सही लिख सकता हूँ
5.8 ग्राम ऑफ component present in 1 million यानी कि 10⁶ मिलियन सोल्यूशन। ये इसकी मतलब हो गई। यानी कि ये अगर मान लेते हैं आपके पास दे दिया जाए कि ये ऐसे दे दिया 0.056 ppm, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.056 ग्राम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आई होप आपकी ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस पर हम एक क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जब इसे हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो उस समय हम क्वेश्चन आपको बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बस पार्ट्स पर मिलियन का क्लास 12 में हमको यूज़ करना है सॉल्यूशन चैप्टर में। इससे भी लगभग अभी तक 1 से 2 क्वेश्चन ही आए हैं, जो कि एक्सरसाइज जब सॉल्व कराएंगे तो इससे हम क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करा देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।